बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 29 नवंबर है। 2 रोज के बाद दिसंबर के महीने का आगाज हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा वो 4 डेवलपमेंट्स जो कि दिसंबर के महीने में होने जा रही हैं और ये डेवलपमेंट्स आलमी महाजराई के रुख का तयन करेंगी। इंटरनेशनल राइवलरी, एक महाजराई जो चीन और अमेरिका के दरमियान मौजूद है, टग ऑफ वॉर, वो रस्सा कशी किस समत जाती हुई दिखाई देगी और मुख्तलिफ रीजन्स में जो राइवलरीज, दुश्मनियां मौजूद हैं, वो क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं। ये 4 डेवलपमेंट्स बहुत अहम हैं और इसके लिए पूरी दुनिया की नज़रें होंगी अमेरिका, रूस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर। चंद दीगर अवामिल भी हैं और जाहिर है कि फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इन 4 के अलावा भी बड़े वाकयात हो सकते हैं दिसंबर के महीने में। आखिरी महीना है साल 2021 का। वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूं वो कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो कि साउथ एशियन सार्क रीजन को, इसी तरीके से जो यूरोप, अमेरिका और आलमी सियासत है और आसियान रीजन को अफेक्ट और इम्पैक्ट करने वाली हैं इस महीने, दिसंबर का महीना जो कि शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, और जाहिर है कि तफसील मालूम है तो मैं आपके सामने सिर्फ मंजरनामा रखूंगा, उन जुजियात में नहीं जाऊंगा कि 6 दिसंबर को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे इंडिया। ये दौरा बहुत अहम है। इसी मौके पर पहला 2+2 डायलॉग इंडिया और रूस के दरमियान होगा। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा इस दौरे से पहले मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ जो MOUs हैं और एग्रीमेंट्स हैं वो साइन करने की कोशिश की जाएगी। इसमें यह समझना बहुत अहम है कि अभी तक जाहिर है कि इसके हवाले से इतलात मौजूद हैं। पार्शियली कन्फर्म रशिया की जानिब से किया गया है कि उन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई इंडिया को शुरू कर दी है और पहली जो खेप है, पहला सिस्टम जो है वो डिलीवर हो जाएगा दिसंबर के आखिर तक। लेकिन अभी तक इंडिया ने इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। जाहिर है कि जब ये अनाउंसमेंट सामने आएगी तो अमेरिका इन्वोक कर सकता है काटसा की सैंक्शंस, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जो कि वो करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो 6 दिसंबर का मौका है जिस वक्त जो है वो तवक्को ये की जा रही है कि रूस और इंडिया, इनके दरमियान मजीद दिफाई ताउन के मुआहदे हो सकते हैं और इंडिया मुमकिना तौर पर S-500 और S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की प्रोक्योरमेंट की तरफ जा सकता है। इसी तरीके से रिलॉस्क नामी एग्रीमेंट जो है वो रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर लॉजिस्टिक एक्सचेंज का जो एग्रीमेंट है इंडिया और रूस के दरमियान, इनकी नेवीज के दरमियान, ये तय करेगा कि अमेरिका किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करता है। वो इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाता है या नहीं, या फिर वो अलाउ करता है इंडिया को कि वो बैक वक्त एक अफेयर जो है अपना वो जारी रख सके रूस के साथ। ये बड़ा इम्पैक्ट करेगा और इससे पता चलेगा कि इस रीजन में अमेरिका की प्रायोरिटीज क्या हैं और इंडिया को वो चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। इसी तरह अगर काटसा की सैंक्शंस नहीं लगती इंडिया के ऊपर तो दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक हैं वो रूस के साथ अपने दिफाई ताउन को इंडिया की तर्ज के ऊपर चलते हुए कि अब जिस तरीके से वेवर दे दिया गया इंडिया को अमेरिका की जानिब से, तो फिर वो ममालिक रूस की जानिब माइल हो सकते हैं अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए। उसके बाद आपको मालूम है, इसका तज़किरा मैं कर चुका हूं, पाकिस्तान ने अभी इसके हवाले से फैसला नहीं किया, लेकिन जो 9 और 10 दिसंबर को समिट फॉर डेमोक्रेसी होने जा रही है। समिट फॉर डेमोक्रेसी, जो बाइडन जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आय कर रहे हैं। तकरीबन 110 ममालिक दुनिया के, उनको इनविटेशन दिया गया है। रूस और चीन दोनों अब जो है वो खुलकर इस समिट के खिलाफ आ गए हैं। इन दोनों को इनविटेशन नहीं दिया गया। इसका वाज़े मकसद जो है वो 4 फरवरी से ऑनवर्ड्स अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जब गुफ्तगू की किसी बड़े आलमी फोरम पर, वो अपने मकासद बताते हैं, जब अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सामने रखते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ऐसे इत्तेहाद बनाने हैं जो हमारे सबसे सीरियस कंपेटिटर्स चीन और रूस के खिलाफ सफ आरा हो सके हमारे साथ मिलकर, और ये पूरी दुनिया, अमेरिका कहता है कि हमारे साथ मिलके इन दो ममालिक का यानी कि चीन और रूस का मुकाबला करे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि दुनिया के कौन से ममालिक ये डिसीजन लेते हैं कि वो अमेरिकी सदर जो बाइडन की इस समिट फॉर डेमोक्रेसी में शिरकत का फैसला करते हैं। आज सुबह मेरी पाकिस्तान में दफ्तर खारजा में भी बात हुई है, PM की जो टीम है उसके साथ भी बात हुई है कि आखिर पाकिस्तान ने क्या फैसला किया। इसके ऊपर अभी तक जो ऑफ द रिकॉर्ड इतलात हैं, जाहिर है कि मैं कोट नहीं कर सकता कि मेरी किससे गुफ्तगू हुई,
लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जो लोग अभी इस सारे मामले को देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं किया कि शिरकत की जाएगी या नहीं की जाएगी, और अगर शिरकत की जाएगी तो क्या वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लेवल पर होगी या फिर पाकिस्तान लोअर लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन करेगा। चीन और जो रूस है इसने ओपनली, मैं आपको बता चुका कि अपोजिशन की है, इसके खिलाफ बात की है कि ये समिट फॉर डेमोक्रेसी इस दुनिया को तकसीम करेगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो चीन और रूस के सफ़ीर हैं अमेरिका के लिए, यूजुअली ऐसा होता नहीं कि आपने आर्टिकल लिखना है, आपने कोई भी चीज़, अपना कॉलम लिखना है, ओपैड लिखना है, अपना ओपिनियन पीस लिखना है किसी अखबार, किसी बड़े जरीदे के इदारिये के लिए, जो उसका एडिटोरियल पेज है उसके लिए, जब आप लिखते हैं तो आप अपने नाम से लिखते हैं, एक बंदा खुद लिख देता है। लेकिन जॉइंट एडिटोरियल या जॉइंट ओपैड जो है इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक जॉइंट ओपैड लिखा गया है रूस और चीन के सफीरों की तरफ से, दोनों एम्बेसडर्स ने इसको खुलकर अपोज किया और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका करने जा रहा है इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, इस दुनिया के लिए मजीद तकसीम होगी। और उन्होंने पूरा एक सिनेरियो एक्सप्लेन किया है कि क्या जो है वो मुमकिन तौर पर नताइज हो सकते हैं अमेरिका की समिट फॉर डेमोक्रेसी। देन कमिंग टू द थर्ड इवेंट जो है वो लिवरपूल में होने जा रहा है। G7 की सरबराही जो है वो इस वक्त यूके के पास मौजूद है। और मैं आता हूँ, ज़ाहिर है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, इनके दरमियान क्या बहुत अहम इवेंट है जो कि तयन करेगा इस साउथ एशियन सार्क रीजन में क्या कुछ होने जा रहा है। तो इसमें जो लिवरपूल में होने जा रही है G7 के वज़राए ख़ारजा और डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मुलाकात, ये मैं पार्शली डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इसमें जो आसियान रीजन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसके 9 ममालिक, कुल 10 मेंबर की ये एक रुकनी तंजीम है, 10 ममालिक की। इसमें म्यांमार, वहाँ की ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि टेक ओवर हुआ, वहाँ पर इस वक्त जो है वो मिलिट्री रूल मौजूद है, तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शिरकत की। जबकि 9 ममालिक के वज़राए ख़ारजा और डेवलपमेंट मिनिस्टर्स जो हैं उनको दावत दी गई है कि वो लिवरपूल आएँ, बैठ कर बात करें। दुनिया की जो अमीर तरीन जमहूरियतें हैं जिन्होंने गैंग बनाया है, गैंग ऑफ 7, वो दुनिया को बताना चाहता है कि आपने किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलना है। इंटरनेशनल एरिना में जो बैनुल-अक़वामी अखाड़ा है वहाँ पर किस किस्म के फ़ैसले करने हैं। तो इन ममालिक ने बुला लिया, G7 ममालिक ने आसियान रीजन के ममालिक को, साथ ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को भी दावत दी गई है। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर, साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर और चंद दीगर ममालिक हैं जो कि G7 का हिस्सा नहीं। तो कुल मिलाकर 21 ममालिक के वज़राए ख़ारजा और डेवलपमेंट मिनिस्टर्स इकट्ठे होंगे। साथ ही जो यूरोपियन यूनियन है उनके वज़ीर ख़ारजा को भी इस समिट में, समिट जो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल के ऊपर हो रही है, आप इसको काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स कह सकते हैं, इस इवेंट में कोशिश ये की जाएगी, जो B3W लॉन्च किया गया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जब 12 जून को इस G7 ने इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और दीगर ममालिक के साथ मिलकर ये फैसला किया कि चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का मंसूबा लॉन्च किया जाएगा। और वो ममालिक जहां पर चीन की बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट मौजूद है, वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर सरमायाकारी की जाएगी। और उस सरमायाकारी को इस्तेमाल करते हुए, एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, इन ममालिक को कहा जाएगा कि वो चीन से दूरी इख्तियार करें। उसी सिलसिले में सितंबर के महीने में जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास हो रहा था, तो आसियान रीजन के जिन ममालिक का मैं तज़किरा कर चुका हूँ, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और ये सारे ममालिक शामिल हैं, इनको शिरकत की दावत दी, इनको बुलाया गया। इनके साथ जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने मुलाकात की और अब उसके नतीजे में ये G7 समिट में इनको बुलाया गया है। ज़ाहिर है कि इनके सामने एक पूरा मंसूबा रखा जाएगा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं अगर आप चीन से दूरी इख्तियार करें और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है वो उसकी पेस को स्लो डाउन कर दें, या फिर उस तरीके से चीन के साथ ओवरवेलमिंगली अपने रिलेशनशिप को जो है वो जारी व सारी ना रखें, बल्कि उसको डाउनग्रेड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। लेकिन आसियान रीजन जो है वो एक ओपनली, इसमें चंद ममालिक को छोड़कर बाकी जो ममालिक हैं, जो मेजर 2 ममालिक हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया, वो बड़े हद तक जो है वो खिलाफ होते नजर आ रहे हैं ऑकस इत्तेहाद, जो कि सितंबर की 15 तारीख को अनाउंस किया गया था। अमेरिका,
बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देंगे इसको ऑस्ट्रेलिया को, और जाहिर है कि उसकी वजह से जो इंडो पैसिफिक रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन है, उसको न्यूक्लियराइज किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है जिसने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके हवाले से, और जो एटमी जो प्रोलिफरेशन की एटमी अदम फैलाव के हवाले से ट्रीटीज मौजूद है, उनको साइन किया था, और वो एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एक्वायर करने जा रहा है। तो इस पर बड़ी अपोजिशन सामने आ रही है इंडोनेशिया और मलेशिया की तरफ से। दूसरी तरफ चीन है। चीन जो है उसने IAEA में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, ये मामला उठाया कि किस तरीके से एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की तरफ जा सकती है। ये एक इंडिया है कि चीन जैसे इस वक्त जो है वो IAEA और जो बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं वहाँ पर ये रजिस्टर करवाना चाहता है कि ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर हम अपने ऑप्शंस में आज़ाद हैं। तो ऑकस की तर्ज के ऊपर कोई इत्तेहाद चीन मुमकिना तौर पर बनाने की कोशिश कर सकता है। जाहिर है कि नाम डिफरेंट होगा, उसका तरीक़ाकार डिफरेंट होगा, लेकिन अगर एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट को अमेरिका इक्विप कर सकता है विद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, तो फिर आपको मालूम है कि जो उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है इंडियन ओशन रीजन में, मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनके साथ वो पोर्ट्स के माहदे कर रहा है, वहाँ पर बंदरगाहें बना रहा है, वहाँ पर अपने जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं वो मूव कर रहा है इस राइवलरी को फाइट आउट करने के लिए। तो फिर चीन इन ममालिक को मुमकिन तौर पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑफर कर सकता है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही महीना है दिसंबर का, इसमें ये इसका रुख जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। फाइनली आ जाते हैं उस डेवलपमेंट की तरफ जो कि हमारे साउथ एशियन सार्क रीजन को इम्पैक्ट करने जा रही है। आपको मालूम है कि 16 दिसंबर जो है वो सन 1971 साने मशरकी पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ और बांग्लादेश जो है वो वजूद में आ गया। पाकिस्तान ने उसको तस्लीम कर लिया। अब 50 साल पूरे हो रहे हैं इसको, और 50 साल पूरे होने पर एक अजीबोगरीब की किस्म की मैसेजिंग जो है वो इंडिया और बांग्लादेश की तरफ से शुरू की गई है। ये 50 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ नरेंद्र मोदी जो कि मन की बात के नाम से अपने लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं पीरियडिकली, उनका एक एड्रेस होता है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर वो बात करते हैं। फिर उनका एक एक्सचेंज प्रोसेस है, लोग उनको लिखते हैं, उनका जवाब देते हैं। जो गुज़िश्ता रोज़ मन की बात में उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने अपनी नेवी के हवाले से, सन 1971 की जंग के हवाले से जिस किस्म की गुफ्तगू की, वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि एक तो पूरे साल इन्होंने इसको जिस तरीके से सेलिब्रेट किया। नरेंद्र मोदी का दौरा भी हुआ बांग्लादेश का मार्च के महीने में, वहाँ पर जो गुफ्तगू की गई, फिर मुख्तलिफ कॉन्क्लेव्स और कॉन्फ्रेंसेस करके एक जो मैसेजिंग की जा रही है इस रीजन में, वो एक दुश्मनियों को हवा देने वाली बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आता है। मुफ्ती जोदास जो हैं उनको बुलाकर इंडिया में सर्टिफिकेट्स देना, अवार्ड्स देना, ये सब कुछ जो है वो सिलसिला इंडिया ने किया। बांग्लादेश उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। अब हसीना वाजिद और उनकी हुकूमत ये हों या फिर इंडिया में नरेंद्र मोदी हों, ये अपने इलेक्टोरल गेंस के लिए, अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसको अपने साथ जो है वो शामिल रखने के लिए एक एक्स्ट्रा, आप इसे को कह सकते हैं कि नेशनलिज्म को का जज्बा जो है उसको बढ़ाने के लिए इस किस्म के इवेंट्स करते हैं। इंडिया में तो खैर नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी जमात इस वक्त उसको टफ टाइम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से उनका जिंगोइस्टिक या इस किस्म की जुनूनियत की तरफ जाना जो है वो समझ में आता है कि उन्होंने यूपी के इलेक्शंस, पंजाब के इलेक्शंस, दीगर जो आंध्र प्रदेश समेत दीगर रियासतें हैं वहाँ के इलेक्शंस के लिए उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाना है कि जिसमें बीजेपी को सपोर्ट हासिल हो। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा कि 16 दिसंबर के मौके पर किस किस्म की मैसेजिंग, और जो दिसंबर के महीने में वो अपनी नेवी का डे सेलिब्रेट करते हैं, दीगर कुछ डेज़ हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, उस वक्त जो मैसेजिंग की जाएगी ऑब्वियसली दैट विल हैव एन इम्पैक्ट। पाकिस्तान उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखना बहुत अहम होगा। और ऑलरेडी एक ज़ाहिरा को मालूम है कि चीन और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जिस किस्म की मखासमत मौजूद है, उसमें भी कोई एक ट्विस्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है दिसंबर के महीने में। लेकिन पाकिस्तान ने जो अभी रिसेंटली अलाउ किया है कि 50,000 टन गंदम पाकिस्तान के रास्ते इंडिया जो है वो पहुँचा सकता है, इसके ऊपर भी एक थोड़ी सी राइवलरी, और वो इसी माहौल की वजह से, क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश और ये तमाम ममालिक, इनकी तरफ से जो मैसेजिंग आ रही है वो चीज़ों को बेहतर नहीं होने दे रही। तो पाकिस्तान ने
इसके हवाले से एक ऑब्जेक्शन रखा, लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम किसी भी किस्म के, अगर आप चाहते हैं कि आपने अलाउ कर दिया है कि हम अपनी पाकिस्तान के रास्ते गंदम जो है वो अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए भिजवाएं 50,000 टन, तो हम आपकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। इसमें जो बॉटल नेक क्रिएट हो रही है कि पाकिस्तान कहता है कि आपने अटारी वाघा बॉर्डर से जिस वक्त ट्रांजिट करनी है गंदम, तो ये नहीं हो सकता कि इंडियन ट्रक्स जो हैं अपने ड्राइवर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ वो दाखिल हों अटारी वाघा बॉर्डर से, पूरे पाकिस्तान की ब्रेड्थ को कवर करते हुए वहाँ से ट्रैवल करते हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जाएं और फिर अफगानिस्तान में दाखिल हो जाएं। पाकिस्तान जो है वो इसके हवाले से एतराज़ कर रहा है, जबकि इंडिया कहता है कि हम ये शर्त नहीं मानेंगे अगर पाकिस्तान हमारे ट्रक्स को पाकिस्तान से गुजरने की और वहाँ तक जाने की, हमारे स्टाफ को, उनके साथ जो ड्राइवर्स हैं, जो दीगर लोग हैं, उनको जाने की इजाज़त नहीं देता, तो फिर ये मामला ऐसे नहीं चल सकता। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन विच इज़ डेवलपिंग। दिसंबर का महीना, ऑल आइज ऑन अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो पूरे रीजन के ममालिक हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। इसके हवाले से तो हमने गुफ्तगू कर ली। इंशाल्लाह सुबह जो है मैं आपके सामने, अगर और दरमियान में कोई बड़ा इवेंट नहीं हो जाता, तो एक बहुत ही और अहम डेवलपमेंट जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है रूस और अमेरिका के दरमियान। इस वक्त राइवलरी जो है वो कोल्ड वॉर के ज़माने वाली नज़र आ रही है। यूक्रेन के मामले को लेकर क्या चल रहा है और किस तरीके से रूस के सफारतकारों को किस बुनियाद पर अमेरिका निकाल रहा है, और जो रूस के इंटेलिजेंस के चीफ हैं वो इस हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू सामने आया, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।